नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर, और हम पहुंच चुके हैं कानपुर। दरअसल 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रही है। जानकार ये बता रही है कि इस बार का बजट 5.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा होने का अनुमान है। सूत्रों की माने तो इस बार का बजट योजनाओं से लबरेज होने के साथ साथ चुनावी रंगों में भी रंगा होने वाला है, क्योंकि सरकार के सामने चुनौती है कोरोना काल में धीमी पड़ी योजनाओं की रफ्तार को बढ़ाने के साथ साथ चुनावी बयार में अपने पक्ष में माहौल बनाने की। और यही वजह है कि इस बार बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो चूंकि हम मौजूद है कानपुर औद्योगिक नगरी में, तो क्या है यहाँ के लोगों के मन की बात बजट को लेकर, जानेंगे अपनी ऑटो के जरिए। आइए मेरे साथ। तो शुरुआत मैं आपसे करूंगी, बजट पेश होने वाला है उत्तर प्रदेश का। अब क्या लगता है आपको, किस तरीके का बजट होना चाहिए जिससे आम आदमी का भला हो सके? बजट ऐसा होना चाहिए गरीब आदमी को राहत मिले। गरीब आदमी इस समय बड़ा परेशान है, बिजली के लिए और काम के लिए बहुत ज़्यादा महंगाई है। पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया, गैस सिलेंडर 75 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए। कमाई आदमी की है नहीं। देखिए, बजट तो मैक्सिमम इतना ही होना चाहिए कि भाई जो आम आदमी है, हमारा मास कौन है, मिडिल क्लास फैमिली है। मिडिल क्लास फैमिली को मैक्सिमम जो है रिलीफ मिलना चाहिए। इस बजट में मिडिल क्लास फैमिली को रिलीफ नहीं मिला है। एक इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ से अगर मैं बात करूं तो अभी एक बेसिक इन्होंने कह दिया कि साहब हम आपको जो है कोई भी ऊपर रिलीफ नहीं कर रहे हैं, कोई भी रिबेट नहीं दे रहे हैं। बट अगर आप लॉ के अंदर जाके देखेंगे तो एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व जब करते थे तो पहले क्या था, हम कोई भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करते तो आपका प्रॉपर्टी हम आपस में बांट लेते थे। अब वो प्रोसेस गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। अब आपको पहले उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, तब आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है प्रॉपर्ली डिसॉल्व होगी। देखिए, जनता को राहत देने का इनको प्रोग्राम लेके आना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग सब भुक्तभोगी हैं। जो हम लोगों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो कोई सरकार भी नहीं कर सकती है, परंतु एक निचले वर्ग के उन्होंने काफी सहयोग किया, हर चीज दिया, राशन दिया, उच्च वर्ग को भी अच्छा दिया। मिडिल क्लास फैमिली हर तरफ से मारी गई है और दुकानदार वर्ग पूरा नुकसान में है। तो 2.5 महीने बंद रहा, उसके बाद बाजार अभी भी सुचारू रूप से आ नहीं रहा। यानी कि सरकार कुछ ऐसी योजनाएं लेकर के आए जिसके जरिए जो मार्केट डाउन हो गया था, थोड़ा वो अफको डिमांड लोगों की बढ़े ताकि कुछ लोगों को राहत मिल पाए। अब बताइए, इससे सड़क, बिजली, पानी, पर्यटन, क्या लगता है आपको कि इस बजट में क्या ऐसा प्रावधान होना चाहिए लोगों के लिए? जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं कानपुर में, इसको ऑल इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता था। आज हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इंडस्ट्री को उठाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा योगी सरकार को करना चाहिए जिससे उसको रिबेट मिल सके। आज व्यापारी वर्ग ने कोरोना काल में हर व्यक्ति को खाना खिलाया। सरकार तो खाना दे रही थी, लेकिन जितने लोग यहाँ खड़े हैं व्यापारी वर्ग के, सब लोगों ने अपना योगदान दिया उसमें। उस योगदान को देने से सरकार से कुछ उम्मीदें भी लगाई जाती हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर कानपुर का खराब है। आज इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बाहर के लोग कानपुर में आगे इंडस्ट्री नहीं लगा रहे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर करना है तो सरकार को कोई योजना। मैंने पूछा सड़क, बिजली, पानी। सड़क, बिजली, पानी यहाँ पर है ही नहीं। सड़कें हैं नहीं, इस लायक, चलने लायक नहीं है, बहुत ही खराब हालत में है। बिजली की पोजीशन ये, जब मर्जी आती चली जाती है, जब मर्जी आती है। गवर्नमेंट को, हम लोगों को हर चीज़ में रियायत देनी चाहिए। आप ये देखिए कि कोरोना काल से अभी व्यापारी वर्ग अभी निकला है और उसके बाद हाउस टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है, वाटर टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है। इन सब चीज़ों की रियायत हम लोग को मिलना चाहिए। जीएसटी में जो आपका जैसे पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं, इसमें जीएसटी को कम करना चाहिए ताकि आम लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके, यानी कि महंगाई की मार से थोड़ी राहत मिल सके बजट के जरिए। आप बताइए, एजुकेशन सेक्टर को लेकर मैं जरूर पूछूंगी आपसे, एजुकेशन सेक्टर में ऐसा क्या हो जिससे कम से कम शिक्षकों को भी राहत हो, छात्रों को भी राहत हो? देखिए, अभी जैसे केंद्र का बजट आया है, केंद्र ने 100 केंद्रीय विद्यालय पीपीपी मॉडल पे उन्होंने करे हैं और उन्होंने काफी हजारों विद्यालयों को चिन्हित किया जिनको जो नई शिक्षा नीति लागू है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको कैसे डेवलप करेंगे, इसके लिए उन्होंने चिन्हित किया। तो लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो प्रायोरिटी है वो शिक्षा पे बनी रही है, क्योंकि ये एक ऐसा वैश्विक काल आया है जिसमें कि हम लोग सारा विश्व जो है स्वास्थ्य की सुपीरियरिटी रही है और आर्थिक तंगी से गुजरा है। ऐसे समय में भारतवर्ष ने अपने आप को मजबूती से इकोनॉमिक में खड़ा किया हुआ है। कोरोना काल में हमने ये भी देखा कि बहुत सारे नौजवान जो अलग अलग राज्यों में नौकरी कर रहे थे, रोजगार था उनके पास, वो यूपी वापस लौट आए। तो क्या आपको लगता है कि इस बजट में कुछ ऐसा भी होना चाहिए, कुछ ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जिससे नौजवानों को रोजगार के शहर में मिल सके? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में देखते हुए हम लोगों को आर्थिक तंगी का देखना पड़ा था। सरकार ने इतना बड़ा बजट दिया, उसके लिए उसको बधाई देने के पात्र है सरकार।
और यूपी भी हमारे योगी जी जो हैं इस समय मुख्यमंत्री हैं, वो भी इतना अच्छा बजट देंगे जिससे कि यहाँ पर जो लोग वापस आए हैं, किसान वर्ग के लोग और मजदूर वर्ग के लोग, यहाँ पर वो खुद काम कर सके और यहाँ से ना जा सके। हम सारी महिलाएं योगी जी से इस बार, क्योंकि अभी तक जो भी उन्होंने बजट दिया है महिलाओं के को देखते हुए दिया है, जैसे गैस सिलेंडर जो आम जनता हर एक के पास नहीं पहुंच रहा था, आज हर घर में गैस सिलेंडर पहुंच चुका है। और जो लाइट, जैसे अभी बात हो रही थी लाइट को लेके, हर घर में लाइट का कनेक्शन फ्री में मोदी जी के द्वारा, योगी जी के द्वारा दिया गया है। रोजगार एक बेसिक नीड है, नौजवानों के लिए बेसिक नीड है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। सरकार जो आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन चला रही, तो आत्मनिर्भर भारत के थ्रू ही रोजगार मिल भी सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट नौकरी निकले। जैसे आपने देखा कि हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। बेसिक जो एजुकेशन है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब है, किसी स्कूल में टीचर्स नहीं है तो कहीं चेयर्स नहीं है। तो इस बजट में ये भी होना चाहिए। और जहाँ जो लाइट का कहा गया था, तो आज तक अभी बहुत से ऐसे प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे लाइट नहीं, भी गर्मी आएगी तो बच्चों को लाइट, जब पंखा नहीं हो तो वो बाहर चले जाते हैं, फिर टीचर पकड़ के लाते हैं। तो ये भी इस पे बजट पे भी इस पे ही फोकस करना चाहिए। देखिए, मैं तो सिर्फ सरकार से ये उम्मीद कर रही हूँ कि जैसा कि 2021 को मानसिक स्वास्थ्य के लिए उन्होंने एक अनाउंस किया था, और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, और मेरी सरकार से ये कम से कम उम्मीद है कि अगर ऑन पेपर किया गया है, सेक्टर में ऐसा क्या किया जाए। हेल्थ सेक्टर में देखा जाए तो कोरोना काल के चलते बहुत सारी समस्याओं का सामना करके क्लिनिक में पेशेंट्स की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा है, उस हिसाब से ट्रेन्ड पर्सन्स की कमी है। तो बजट कायदे से इस तरीके का, इस चीज पर भी फोकस होना चाहिए कि अच्छे एक्सपर्ट लोगों के लिए अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएं जो लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को एक बहुत अच्छी दिशा दे सके। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी वो बजट लाने जा रहे हैं 22 तारीख को, उसमें शिक्षा को लेके उस पर अधिक जोर दें। बेरोजगारी, जो नौजवान शिक्षित हैं उनको नौकरी देने का काम करें। व्यापार में जीएसटी वगैरह में कुछ छूट दें और बैंकों के माध्यम से लोन देने का, प्रमोट करने का काम करें। ठीक है, औद्योगिक नगरी कानपुर में मौजूद हैं हम, और यहाँ पर लगातार मुझे व्यापार को लेके, व्यापारियों को लेके समस्याएं दिखाई दे रही हैं, और बात जो आ रही है सामने वो यही आ रही है कि किस तरीके से इस बजट के जरिए थोड़ी राहत पहुंचाया जाए व्यापारियों को। लेकिन व्यापार को अगर इतर कर दिया जाए तो भी क्या लगता है आपको कि कहाँ पे सरकार को ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, सरकार को फोकस करना चाहिए व्यापार पे, क्योंकि व्यापारी जो होता है वो देश की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर व्यापारी कमजोर हो गया तो देश कमजोर हो गया। और सरकार का जितना भी बजट है ये सिर्फ कागज के ऊपर होता है। अगर उसको अमली जामा पहनाया जाए, अगर उसको सड़क पर लाया जाए तो हम समझेंगे सरकार कुछ कर रही है। सरकार ने अभी तक के कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज नए नहीं खोले और सिर्फ अपने कागज के ऊपर लिख रही। तो इस कागज पे लिखने से हमारे जो व्यापार है वो तो चौपट हो गया। ठीक है, तो ये व्यापारी जो कि देश की रीढ़ की हड्डी भी माने जाते हैं, और ये इनका कहना है यहाँ पर कि नोटबंदी के बाद या इसके बाद जिस तरीके से कोरोना काल का पूरा फेज बीता है 1 साल का, उसमें इन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। लेकिन अब हम जाएंगे कुछ और लोगों के पास, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चाहता है कानपुर और क्या चाहते हैं कानपुर के लोग यूपी के बजट से। तो यूपी का बजट जो आने वाला है उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया था, और उद्यमियों, व्यापारियों के लिए इस बजट में कुछ खास होना चाहिए। खासकर जीएसटी को लेकर कुछ विसंगतियां हैं वो दूर होनी चाहिए और व्यापारियों को इसका लाभ मिलना चाहिए। दूसरा, एमएसएमई में लोन की जो सुविधा दी गई थी उसको जो विस्तार उसका और होना चाहिए, और प्रॉपर जो लोग नीडी हैं उनको व्यापार के लिए धन मिलना चाहिए। देखिए, एक सबसे खास बात आपको बता दें, वो चाहे जीएसटी हो चाहे एमएसएमई हो, सब कुछ लगभग केंद्र सरकार के पास चला गया है। प्रदेश सरकार के पास बजट के नाम पर, कोई टैक्स के नाम पर कोई चीज़ फिलहाल सीधा जो डायरेक्ट टैक्स होता कुछ भी नहीं है। छोटा एक मामला, एक मंडी समिति का मंडी शुल्क, वो प्रदेश सरकार के हाथ में है। हालांकि मंडी के बाहर मंडी शुल्क जो कृषि अध्यादेश आया उसकी वजह से समाप्त हो गया, पहला बिल जो था। अब वर्तमान में जो मंडी के अंदर एक समस्या है, मंडी के अंदर अभी 2.5%, 5 जून 2020 को जब कृषि बिल आए थे तब 2.5% मंडी शुल्क था। हम लोगों ने लगातार डिमांड की तो वो 1.5% हो गया है। प्रदेश सरकार के हाथ में हमें उम्मीद है, आशा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि कृषि जो मंडी समिति है उसके बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, कृषि विपणन मंत्रालय भी उनके पास है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। वो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि उस पर के बारे में ज़रूर विचार करेंगे। बस यही हम लोग उम्मीद करते हैं
सबसे ज़्यादा पीड़ित का टाइम हम लोग का तो कोरोना काल था जी। उसके बाद धीरे धीरे जब परिस्थितियाँ सुधर रही हैं, व्यापार भी धीरे धीरे अपने उसमें आ रहा है, उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम और चाहिए होगा कि जैसे मंडी समिति का भैया ने बताया और अन्य चीज़ों पे अब जब सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, अन्य चीज़ों के दाम बिजली सड़क पानी भी तो चाहिए। वो तो हमारी क्या वो तो जरूरत है, वो बेसिक हमारी नीड्स है। उसके बिना तो किसी का काम नहीं चलेगा, व्यापारी वर्ग का नहीं, आम जनता का भी काम नहीं चलेगा। बिजली, पानी, सड़क सुविधा ये तो हमको चाहिए। उसमें भी जो गवर्नमेंट कर सकती है तो सुविधा के अनुसार से, अपने हिसाब से, वो हम लोग को थोड़ी सी प्रदान करें। ठीक है, कानपुर के लिए ऐसा क्या ऐलान है, ऐसा क्या सरकार कहे या योगी जी खुद कहे कि कानपुर के लिए ये होना चाहिए और ये किया जाएगा? कानपुर के लिए पहली समस्या तो ये कि ये जो रेलवे लाइन वाली है इसको हटाया जाए यहाँ से, जो भी हमारा लोगों का चल रहा है, सब लोगों का। और दूसरी बात, ये जो टैक्स की जो है उस पर भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कोरोना से पीड़ित मध्यम वर्ग, क्योंकि हम लोग मध्यम वर्ग में हैं, तो इनके लिए कुछ न कुछ खास एक बनाया जाए कि इनका फायदा हो छोटे व्यापारियों को। पूछूंगी एजुकेशन सेक्टर को लेके, स्वास्थ्य को लेकर के, कानपुर में अगर पूछा जाए सुविधाओं को लेके तो कहाँ देखते हैं और क्या बदलाव होना चाहिए इसमें? देखिए, अभी कोरोना काल में पूरे देश में, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सब जगह पोल खुल गई कि कहीं ना कहीं दिक्कतें रही हैं। और कोरोना काल में वो स्थिति हम लोगों ने देखी है, लोग लेके भागते थे। कितने हॉस्पिटल हैं कोरोना से संबंधित, पहले ये देखना पड़ता था। शुरू में केवल हाईलाइट कानपुर में कोरोना के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का इलाज कर रहा था। कानपुर में हाईलाइट के अलावा कोई लेवल 3 का इलाज कोरोना का करने वाला है ही नहीं हॉस्पिटल। योगी से उम्मीद तो ये कोरोना काल के चक्कर थोड़ी वजह, मगर ये मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, उसके बाद भी मोबाइल इतने महंगे क्यों कर रहे हैं? आम जनता का मतलब सारा काम मोबाइल से कराना है और मोबाइल क्यों इतने महंगे करा दिए जा रहे हैं? तो आप ये चाहते हैं कि मोदी जी ने महंगा कर दिया, योगी जी सस्ता कर दे अपने बजट में? नहीं, मोबाइल सस्ते होने चाहिए। जब डिजिटल इंडिया बना रहे हैं उस हिसाब से तो मोबाइल को रेट तो सस्ता होना चाहिए। मोबाइल सस्ता होना चाहिए भाई, सब भी लोगों की अपनी अलग अलग डिमांड हो सकती है, मांग हो सकती है। शिक्षा को लेके कानपुर में क्या सुविधा दिखाई देती है आपको, और क्या ऐसा बजट में आपके लिए ऐलान किया जाए ताकि कानपुर के जो शिक्षक है या जो छात्र है वो मुस्कुरा उठे? मैं कानपुर के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, क्योंकि योगी जी की बात है। तो मेरा योगी जी से एक विनम्र निवेदन है, एक आम नागरिक होने के कारण, कि जिस तरह से दिल्ली में जो है जो सरकारी स्कूल हैं उनको ऐसा बना दिया गया है कि आज वो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छे चमक रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा को लेकर यहाँ पे और भी प्रयास करने चाहिए इसको, योगी जी को। और इस बजट में इसको बड़ा सा एक अमाउंट देना चाहिए ताकि जो हमारी बेसिक शिक्षा प्रणाली है वो सुधर सके, गाँवों में बच्चे पढ़ सकें। बेसिक लोन्स फॉर एवरीवन, लाइक ट्रांसपेरेंसी की जैसे बात करी, सबके लिए बराबर से हो, दैट्स इट। और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो रिक्वायरमेंट, जैसे पीछे जो टाइम निकला, बहुत ख़राब टाइम निकला, मिडिल वर्कर्स मतलब मिडिलमैन जितने भी थे सबका काम ख़त्म ऑलमोस्ट हो गया था। मिडिल क्लास बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, जिनकी कोई कमाई नहीं थी कोरोना टाइम पर, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए बेसिकली बस। मेन जो यहाँ सड़कें, ट्रैफिक की वजह से यहाँ व्यापार बहुत इफेक्टेड है ना, इसको थोड़ा सा देख लें और ठीक ही चल रहा है। सड़क, बिजली, पानी जी। इस बजट में प्रॉपर्ली गुड सैनिटाइजेशन और क्लीननेस को भी लेकर कुछ देखना चाहिए, स्पेशली फॉर कानपुर। लाइक इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, डे बाय डे जैसे लखनऊ प्रोग्रेस कर रहा है तो कानपुर नीचे आता जा रहा है, तो उस हिसाब से कानपुर के लिए तो ये देखना चाहिए उनको। पर्यटन के लिहाज से भी कानपुर को कहाँ देखते हैं आप, और ऐसा क्या होना चाहिए पर्यटन के लिहाज से यहाँ पे? देखिए, हमारे पर्यटन के हिसाब से तो देखा जाए तो बिठूर, वहाँ पे काफ़ी कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन अभी कुछ मूलभूत सुविधाएं वहाँ पे अभी बाकी हैं। जैसे कि एक अच्छा सा बस स्टैंड हो वहाँ पे, एक और ट्रेन जो है वहाँ एक बार ऐलान भी हुआ था, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वहाँ पे ट्रेन भी लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ पे एक बहुत समय पहले ट्रेन चलती थी, लेकिन अभी ट्रेन वहाँ नहीं चल रही, तो वहाँ तक एक स्टेशन अच्छा सा बना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप खुद देख रही हैं, अभी आई हैं आप। सबसे बड़ी बात तो सड़क का चौड़ा ना होना, जाम लगना, इस पर सरकार को देखना चाहिए। एक रिंग रोड की बात आई थी, रिंग रोड का प्रस्ताव बहुत दिनों से यहाँ पर है। अगर कानपुर शहर के अंदर जाम से बचाना है, खास करके रिंग रोड जैसे दिल्ली में है, चारों तरफ से रिंग रोड है, किसी को बाहर से बाहर निकल के चारों तरफ जाना है, चला जाता है। ठीक है, ये जो लोग हैं ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कानपुर में अलग अलग सुविधाओं की जरूरत है, यहाँ पर नीड है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। व्यापारी वर्ग की अगर बात करें हम, या कोरोना काल की हम बात करें, तो बहुत हद तक आर्थिक कमर तोड़ दी कोरोना काल ने, लेकिन अब चूंकि इससे उबरने की बारी है तो जरूरत यहाँ पर यह है कि कुछ सरकार की ओर से
राहत देने वाले बड़े ऐलान किया जाए बजट में। लेकिन अब हम जाएंगे कुछ और लोगों से बात करने के लिए और जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन कौन से जरूरी चीजें हैं जो यहाँ पर होनी चाहिए थी और है नहीं। कानपुर में इंडस्ट्री चला रहे हैं और इंडस्ट्री के थ्रू सरकार को हर तरह का रेवेन्यू मिलता है और रेवेन्यू से ही सारा प्रदेश और देश सब उसी तरीके से चलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं हमारे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं है। अगर वो इसको और गवर्नमेंट ध्यान दे और इंफ्रास्ट्रक्चर इनका सही, रोड सही करें, उनके नाले की सफाई प्रॉपर हो, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बने। और कई इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बीच में खेती हो रही है और वहाँ पर इंडस्ट्री भी चल रही है और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। कंपनी में और एक छोटे स्मॉल सेक्टर की यूनिट में कोई फर्क नहीं है। बड़े कंपनी से हम कैसे लड़ें? जो माल हम बनाते हैं उस पर भी 18% टैक्स और जो बड़ी कंपनी बनाती है उस पर भी 18% टैक्स। ये हमारे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। प्रश्न तो वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन अगर इसमें यूपी गवर्नमेंट अपनी तरफ से SGST में हम लोगों को कुछ रियायत दे तो हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, बड़ी कंपनियों के साथ फाइट कर सकते हैं। कारोबार में जूझ रहे हैं, वैसे कोरोना काल में बहुत पीछे चले गए। हाउस टैक्स का मुद्दा हमारा बहुत समय से चल रहा है। हाउस टैक्स? जी मैडम, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जबकि पिछली सरकार ने बनाया था कि रेसिडेंशियल से 3 गुना इंडस्ट्री का लिया जाएगा, जब हम लोग से कैलकुलेशन पे 7 गुना तक टैक्स जा रहा है। बैंकों से जैसे लोन की प्रक्रिया बताई जाती है कि काफ़ी आसानी से लोन मिल रहा है, वो इतना आसान नहीं है, उसमें भी बड़ा गैप है। तो बैंक में और जैसे हम लोग जाते हैं तो फिर वहाँ पर मतलब ऋण मिल सके, हाँ, लोगों को ऋण मिल सके। एमएसएमई उद्यमी नॉर्मली सिंगल मैन्स हो या 2 आदमी से अपना उद्योग चलाता है और किसी भी उद्योग को चलाने के लिए कुशल वर्करों की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो सरकार को एक तो वर्कर्स की ट्रेनिंग और उद्यमिता विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। में बहुत सारी समस्याएं हैं जो मध्यम वर्ग हम जैसे लोग हैं वो चाहते हैं। आज अगर आप देखें तो यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अगर देखा जाए तो कायदे से नहीं है, ना के बराबर है। जो सरकारी हॉस्पिटल है उसका हालत आपको मालूम है और प्राइवेट नर्सिंग होम वाले लुटते हैं। आज कोई जरा सा मध्यम वर्ग में बीमारी होती है दिल्ली या लखनऊ भागता है। मेन चीज है कि कानपुर के अंदर मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, आपने अभी हेल्थ के बारे में पूछा कि जो ESI, गवर्नमेंट ये तो चाहती है कि ESI में हम जो है लेबर को मतलब कि जो है रजिस्टर करावें, लेकिन जो उनकी मेडिकल सुविधाएं हैं वो उनको नगण्य है। आपके सामने ही बिल्कुल बगल में हमारे ये साल भर से ESI की एक डिस्पेंसरी बनी खड़ी है, लेकिन यहाँ पर न तो डॉक्टर्स हैं न दवाएं हैं। अभी इसकी ओपनिंग भी नहीं हुई है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। आज शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मिलिए भारत के सबसे कम उम्र के नेशनल शूटिंग चैंपियन अभिनव से। मेरा नाम है अभिनव शाह, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं 12 साल का हूँ और मैं 10 मीटर एयर राइफल में यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये है यंग जीनियस जो अर्जुन की तरह सीधे मछली की आंख पर निशाना साधता है। शूटिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फोकस, इसलिए मैं योगा और एक्सरसाइज करता हूँ ताकि मेरा माइंड काम रहे और टारगेट पे ही फोकस्ड रहे। ये है यंग जीनियस जो भारत का सबसे कम उम्र का नेशनल शूटिंग चैंपियन है। I won 2 gold medal in the youth and junior category held at Trivandrum in 2018. जो 10 साल की उम्र में स्टेट शूटिंग चैंपियन और फिर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड के साथ नेशनल चैंपियन बन गया। शूटिंग में सबसे टफेस्ट बोले तो 50 मीटर प्रोन, पर उसमें मजा भी आता है। मजा भी आता है? क्यों? स्नाइपिंग जैसा लगता है। स्नाइपिंग वह अभी वही कहने वाला था। जब अभिनव बिंद्रा सर ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता तो उन्होंने मेरा नाम अभिनव रखा। जिसके हुनर और मेहनत को जिंदा रखने के लिए माँ बाप ने 4 लाख रुपए जुटाकर राइफल खरीदी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले पश्चिम बंगाल के आसनसोल के अभिनव शॉ के साथ। आपके राइफल का वजन कितना है? 5 किलो। 5 किलो का राइफल है। वो अभिनव जो उसी साल जन्मा जिस साल अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक के मेडल पर निशाना लगाया। मेरा टारगेट यही है कि मैं अपने इंडिया के लिए
ओलंपिक में रिप्रेजेंट करूं और गोल्ड मेडल लाऊं, जैसे ही सर अभिनव बिंद्रा ने लाया था इंडिया के लिए 2008 में। उसका स्कोर ऐसा कि दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। तो आप लाइट ऑफ कर देना कमरे में और सिर्फ ट्रिगरिंग एक्सरसाइज करना। तो जब आपकी बाकी इंद्रिय शक्तियाँ जो बंद हो जाती हैं, तो यूर ओनली फोकसिंग ऑन योर ट्रिगर फिंगर एंड योर राइफल। अच्छी टिप है ना? अगली बार से लाइट्स ऑफ, ट्रिगर ऑन। 623.1 का स्कोर पाने वाला पहला इतना छोटा बच्चा है वो। उसे ओलंपिक्स में जाना है, सटीक और अचूक निशाना लगाना है, देश के नाम मेडल लाना है। अभिनव कहते हैं ख्वाब देखते रहने चाहिए। आपका ड्रीम क्या है? सर ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल। ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल। 2 गोल्ड मेडल लाने। आ रहा है ये यंग जीनियस।